हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 12th का फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। ये एग्ज़ाम के इंटरफेस से देखा जाए तो हर एक एग्ज़ाम के पेपर में पूछा गया है, यानी किसी भी सेट को उठा लिया जाए तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं उन्हीं सारे क्वेश्चन कराता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम रिव्यू से हूबहू मिलते हैं और इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें प्रकाश का प्रवर्तन देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। पहला क्वेश्चन यही है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। जब प्रकाश की एक पारदर्शी माध्यम से, ठीक है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, ठीक है, पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार दिखाई दिया सके। यानी मान लीजिए कोई पर्दा हो, ठीक है, इसके आर पार अगर दिखाई दे, ठीक है, उसे हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम। कोई शीशा है, इसके आर और पार यानी इधर के वस्तु इधर दिखाई दें, ठीक है, और इधर की वस्तुओं को इधर के लोग देख सकें, इसे कहते हैं पारदर्शी माध्यम। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक छोटा सा परिभाषा है, इसे आप लोग लर्न कर लीजिएगा। यानी फिर से हम कह रहे हैं, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग और दिशा दोनों क्या होती है, बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इसका नियम क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होता है। कौन कौन होता है, चलिए इस चित्र के माध्यम से पहले हम समझते हैं कि प्रकाश क्या क्या हो रहा है, इसमें इस चित्र में क्या क्या दिखाया गया है, उसके बाद नियम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखा जाए कि देखिए ये ऊपर जो होते हैं, ये भी जो ऊपर जो भी है, इस रेखा के ऊपर जो भी चीज़ है वो क्या है, विरल माध्यम है। विरल का मतलब क्या है, वायु, इसमें वायु भरा हो। सघन का मतलब क्या होता है, इस लाइन के नीचे वाले भाग के क्या कहते हैं हम लोग, सघन कहते हैं। सघन का मतलब ठोस होता है, लकड़ी हो जाएगा, दीवार हो जाएगा, ये क्या होता है, सघन मतलब ठोस होता है। विरल का मतलब वायु, इसमें वायु भरा होता है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, देखिए विरल माध्यम से क्या है, जा रही है, कहाँ जा रही है, अवलंब की तरफ जा रही है, यानी केंद्र बिंदु की तरफ जा रही है। जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, आपतित हो रही है या पड़ रही है, कहाँ, अविलंब की तरफ। ठीक है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण, परिभाषा देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, देखिए ये अगर ये आ रही है तो इसको सीधे इस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। यानी ये जब अविलंब है, ये रेखा इस तरह जाने के बजाय क्या हो रही है, इधर झुक जा रही है। ठीक है, आगे चलेंगे, इसको बोलते हैं हम अविलंब बोलते हैं। जो ये लंबवत खड़ा है, जिस पे हम लाइन करें ये वाला बिंदु, ये इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम समतल पृष्ठ। ठीक है, समतल पृष्ठ। ठीक है, इसे बोलते हैं पृथ्वीकारी तल भी बोल सकते हैं। इसे बोलते हैं आपतित किरण और इसे क्या बोलते हैं हम, अपवर्तित किरण। ठीक है, समझ में आया, फिर से एक बार हम समझा दे रहे हैं। इसे बोलते हैं हम समतल, ठीक है, इसे बोलते हैं हम अभिलंब, इसे हम पृथ्वीकारी तल भी बोल सकते हैं इस चीज़ को। ये जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। ठीक है, तो आपतित किरण से बोलते हैं जब प्रकाश किरण
विरल माध्यम में आती है तो उसे बोलते हैं हम आपतित किरण। और जब सघन माध्यम में जाती है और क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, इसे बोलते हैं हम अपवर्तित, यानी अपवर्तित हो रही है, यानी झुक जा रही है, इसे बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा विरल माध्यम है और ये हमारा सघन माध्यम है। क्यों? क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। नीचे का जो भी भाग है वो सघन माध्यम है, ये सब सारे सघन माध्यम हैं। ऊपर क्या है, विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण, फिर से परिभाषा देख लीजिए, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है। ठीक है, इस स्थिति में आई का मान जो होता है कोण, ठीक है, कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी आपतित किरण बराबर अपवर्तित किरण, दोनों का मान क्या होगा, सेम होगा, यानी जितना आई का मान होगा उतना ही आर का मान होगा। ठीक है, अब इसके नियम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसका नियम है क्या, ठीक है, प्रथम नियम के बारे में बात करेंगे। प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, अभी जस्ट डिस्कस किए हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, हमने एक इस तरह से बनाया था और एक इस तरह से बनाया था। ठीक है, हमने इसको अभिलंब बोला था। एक प्रकाश किरण यहाँ से इस तरह से जा रही थी, ठीक, और आकर के नीचे झुक जा रही थी। ठीक है, अब देखा जाए कि इसका देखा जाए तो यहीं मिल रहा है, इस अभिलंब को देखा तो यहीं कट रहा है, इसको देखा जाए तो यहाँ, यानी तीनों एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर और एक ही तल पर, यानी समतल पर ही मिलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। द्वितीय नियम क्या है इसका, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक निश्चित तरंग दैर्ध्य अथवा रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जाया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जाया साइन आर की निष्पत्ति एक नियतांक होती है। यदि आपतन कोण आई व अपवर्तन कोण आर है तो साइन आई बाई साइन आर बराबर एक क्या होते हैं, नियतांक होता है। यानी जितना कोण आई का मान होता है उतना ही आर का मान होना चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे। ठीक है, अब हम इसमें एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इस द्वितीय नियम को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। द्वितीय नियम को ध्यान दीजिएगा। द्वितीय नियम को, जो द्वितीय नियम लिखा है इसको एक बार अच्छी तरह से पूछ लीजिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आप प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम का परिभाषा लिख देंगे तो स्नेल का नियम का परिभाषा पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या है हमारा। इस नियम को स्नेल नियम का नियम भी कहते हैं। किस नियम को, द्वितीय नियम को। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं तथा इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यदि पहले व दूसरे माध्यम को 1 व 2 से प्रदर्शित करें तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक यानी 1 और 2 लिखा जाएगा। अतः साइन आई बाई साइन आर बराबर 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 का मतलब इसको क्या बोलते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, या फिर पहले में अगर कुछ भी दे, यानी मान लीजिए दे देगा हमारा ए एन जी, ए को बोलते हैं एयर, ए आई आर एयर, जी को बोलते हैं ग्लास। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, ए एन जी दे दिया गया तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे हम एयर के सापेक्ष, पहले एयर आया है तो बोलेंगे एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। ठीक है, ऐसे ही हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, मैं कुछ नियम जो आपको बताया गया था अभी इसे फिर से हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा रहने दीजिए आप, क्योंकि इसमें थोड़ा आप लोग कन्फ्यूजन पैदा होगा। अब आती है बात दर्पण सूत्र की। ठीक है, दर्पण सूत्र होता क्या है,
दर्पण सूत्र में क्या होता है, सबसे पहले देखिए इसमें इस पे आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। यानी गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी में निम्न संबंध होता है, यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमारा दर्पण के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सूत्र जो है हमेशा हमेशा दर्पण के लिए ही काम करेगा। दर्पण का मतलब समझ रहे हैं, कोई शीशे के लिए, ठीक है। शीशे तो लेंस भी होता है। आगे चलेंगे, जहाँ क्या है, f गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, u क्या है, दर्पण के केंद्र या ध्रुव से वस्तु की दूरी, b क्या है, दर्पण के केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। अतः यह सूत्र अवतल व उत्तल दर्पण दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है। आगे चलेंगे, दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या है दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या है। यानी जब प्रकाश या जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या यानी r की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की आधी होती है। यदि अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो f बराबर r/2। यानी कहने का मतलब ये है कि इससे हम त्रिज्या गुणा करते, ये हो जाएगा 2f बराबर क्या हो जाएगा r, ठीक है। अब किसी दर्पण की त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, या फिर फोकस दूरी के दुगुने की क्या होती है, बराबर होती है। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी के दोगुने के क्या होती, इक्वल होती है, यानी f बराबर r/2। फोकस दूरी का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे, जितना वक्रता त्रिज्या होगा उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, फोकस दूरी का मान निकल जाएगा। अब ये कैसे संभव है, ठीक है। यानी इसको एक पॉइंट और देख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं इसके बारे में हम। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट में इसी तरह से लिखा गया है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, अतः इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। इसकी फोकस दूरी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अनंत का मतलब है जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे अनंत का मतलब होता क्या है, जैसे समुद्र में से हम 1 लोटा पानी निकाल लें या फिर 1 लोटा पानी डाल दें उसमें हम, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं, ठीक है, उसे बोलते हैं अनंत। यानी 1 लोटा समुद्र में तो अथाह जल है, उससे 1 लोटा पानी निकालेंगे, ठीक है, या फिर 1 लोटा पानी उसमें डाल देंगे तो क्या उसमें इफेक्ट पड़ेगा, कभी इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। इसे बोलते हैं हम लोग अनंत, ठीक है। अब आती है बात वक्रता त्रिज्या कहाँ होती है। जैसे मान लीजिए हम एक लेंस बता रहे हैं आपको, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम एक वस्तु को रख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर होता है प्रकाशित केंद्र, ठीक है। आगे चलेंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है, तो सबसे पहले ये वस्तु जब किसी दर्पण से टकराता है तो कहाँ से होकर जाता है, फोकस से होकर जाता है, ठीक है। यहाँ पर हो गया वक्रता त्रिज्या, यहाँ होता है फोकस, ठीक है, यहाँ होता है r, आगे जाएंगे तो c हो जाएगा, ठीक है, फोकस से होकर जाता है। आगे चलेंगे, अब हम बात करेंगे आप लोग के लिए क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं, ठीक है। क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी जब कोई प्रकाश, ध्यान दीजिए मेरी बात को, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, पहले क्या था, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता था, लेकिन अब उल्टा है, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका अधिकांशतः भाग अपरिवर्तित हो जाता है तथा शेष भाग परावर्तित हो जाता है। अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो अविलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। और जब वही चीज़
सघन माध्यम से, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी तो अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। पहले झुकती थी, अब उससे क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ठीक है। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण आई को इतना बढ़ाया जाए, ध्यान दीजिए 3 इसमें कंडीशन है, सबको हम अब बारी बारी डिस्कस करेंगे। आई को इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 30 अंश हो जाए तो इस आपतन कोण को क्रांति कोण C कहते हैं। अब चलिए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, यानी कोई प्रकाश किरण, ठीक है, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो ये किरण को इधर झुकना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाइए, अविलंब से दूर हट जा रही है। ठीक है, इस क्रिया में आई का मान तो R के बराबर होगा, ये तो हम भी जानते हैं। ये विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है। आगे चलेंगे, फिर देखिए आगे चलेंगे। अब क्या बोला जाए, आपतन कोण आई को इतना बढ़ाया जाए, यानी इस आई के जो कोण है इसको इतना बढ़ाया जाए। ठीक है, बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए। ठीक है, अब हम इसको जितना बढ़ाएंगे ये कोण भी उतना ही बढ़ेगा इधर। हम जब इसको इधर बढ़ाएंगे तो ये इधर बढ़ेगा। ठीक है, यानी एक स्थिति ऐसी आएगी जब क्या हो जाएगा, ये इस पे ना होकर के ये इस पे जल जाएगी, यानी यहाँ से जाएगी और ये यहाँ मुड़ जाएगी, तब यहाँ से कोण क्या बनेगा, 90 अंश बनेगा। ठीक है, अब कुछ विशेष स्थितियाँ ऐसी आती है कि अब इसको इतना बढ़ाया जाए कि ये इसमें सघन माध्यम जाती है और सघन माध्यम में क्या आती है, वापस लौट आती है। इस क्रिया को हम आगे चल डिस्कस करेंगे। इसको क्रिया को तो पूरा आंतरिक परिवर्तन कहते हैं, आगे चलेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले 2 के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, यानी सघन माध्यम में आपतन कोण का मान यदि क्रांति कोण से अधिक है, यानी आई का मान C से अधिक हो तो संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तन के नियमों के अनुसार परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। यह घटना पूर्ण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है, जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अब जब आई का मान को इधर बढ़ाया जाए तो आपतन कोण का मान भी बढ़ेगा, आपतन कोण अपवर्तित किरण का मान भी बढ़ेगा। यानी आई का मान बढ़ाएंगे तो R का मान भी बढ़ेगा। इसको इतना बढ़ा दिया जाए कि ये जो क्या होती है, ये रेखा इस तरह से ना जा करके ये सीधी रेखा में निकल जाए। तब जब सीधी रेखा में निकल जाए तब ये क्या होता है, R का मान क्या हो जाएगा, 90 अंश के बराबर हो जाएगा। इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। अब इस चीज़ को यानी आई का मान को इतना बढ़ा दिया जाए कि ये सघन माध्यम में ही जाए और सघन माध्यम क्या है, वापस लौट जाए। इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, इसे हम किससे दिखाते हैं, यदि विरल माध्यम को 1 तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें तो स्नेल के नियमानुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक 2n1, ठीक है, 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, sin C बटे में sin 90 अंश, यानी बराबर किया जाए तो sin 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है sin C। ठीक है, यानी 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, sin C। इसको ठीक अगर उल्टा किया जाए तो ये भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर 1n2 किया जाए तो 1 क्या हो जाएगा, sin C हो जाएगा। ठीक है, sin 1n2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाए तो 1/sin C हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।